नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। अब वो आज के ज़माने के नेपोलियन बनने के रास्ते पे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम सब जानते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट बन जाए। मेक्सिको भी उनको चाहिए, पनामा कनाल भी उनको चाहिए, करेक्ट। और अब ग्रीनलैंड भी चाहिए उनको। अब जो लेटेस्ट उनको जो फितूर चढ़ा है कि वो चाहिए, वो है गाज़ा। अभी नेतन्याहू गए हुए हैं ट्रंप से मिलने के लिए, तो जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अब वो जो गाज़ा का जो स्ट्रिप है वो भी लेना चाहते हैं। यूएस विल टेक ओवर गाज़ा स्ट्रिप ऑल्सो। सो यूएस वांट्स टू टेक गाज़ा स्ट्रिप। तो वो गाज़ा स्ट्रिप को ले लेगा यूएस, और उसको एक बहुत ही अच्छा बढ़िया जगह बनाएगा फ्यूचर में। तो अब सब जगह चाहिए जहाँ आई मीन इट्स काइंड ऑफ कि मैंने इस पे हाथ रख दिया है जी, अब ये हमारा हो जाएगा, इस तरह की बात हो गई है कि अब मुझे ये पसंद आ गया है, अच्छा ये प्रॉब्लमैटिक है, चलो मैं ले लेता हूँ। तो अब उनको सब चाहिए, एक एक करके। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे पसंद आ गया, अमेरिका के हित में ये है तो मैं ले लूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब हद हो गई। आपको जो पसंद वो ले लीजिए, और दुनिया आपको इतनी आसानी से वो चीज़ दे देगी। करेक्ट, बिल्कुल ही सोचें कि अमेरिका तो अमेरिका है, कुछ भी कर सकता है, राइट। दुनिया का राजा है, तो जो चाहे वो कर लो, जो मर्जी वो बोल दो, एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड फॉर श्योर। तो ये हो रखा है। तो जॉइंट स्टेटमेंट आया, बहुत कुछ डिस्कस करने गए हैं नेतन्याहू। जो अभी लड़ाई चल रही है, अभी आजकल सीज फायर भी चल रहा है, तो बहुत सा आदान प्रदान हो रहा है हॉस्टेजेस का। तो सब कुछ डिस्कस करने के लिए गए हुए हैं यूएस नेतन्याहू, और इन सब चीज़ डिस्कस हुई थी तो जॉइंट स्टेटमेंट में है, राइट। एंड द यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड वी विल डू अ जॉब विथ इट टू, ट्रम्प told reporters. We will own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. तो बिल्कुल ही साफ सफाई भी पूरी कर देंगे, बिल्कुल ही टेरर फ्री बना देंगे, राइट। और मतलब क्या ही बोले, बिल्कुल एकदम एक चौंकाने वाली जगह बना देंगे गाजा स्ट्रिप को विद इन नो टाइम। तो खैर, देखने की बात है कि बाकी क्या होता है, और कितने सारी जगह पे कब्जा करेगा यूएस, और कितनी नई जगहों पर फिर से और दावा ठोकेगा यूएस। दूसरी खबर ये आई कि ट्रंप ने कहा है कि यूएस ने यूक्रेन को इतना सारा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर अभी एड दिया है जब से जंग छिड़ी है रूस के साथ। तो आप पैसे दीजिए वापस, ये तो कोई भी बोलेगा, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन कैन पे विथ रेयर नो अर्थ। रेयर अर्थ के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही चर्चा होती है। वो बेसिकली एक ग्रुप है 17 मेटल्स का, बहुत ही बेशकीमती है, और इन मेटल्स का माना जाता है इनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, राइट। तो अब ये आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर ये मिनरल्स हैं, राइट। लिथियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं, राइट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आई मीन किसी भी इंडस्ट्री के लिए आज की डेट में, चाहे वो इलेक्ट्रिक ईवीज हों, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है रेयर अर्थ का। और माना जाता है कि यूक्रेन में रेयर अर्थ का बहुत बड़ा डिपॉजिट्स है, एंड ट्रम्प इज़ अवेयर ऑफ दिस। सो पैसे देने के बजाय भैया, वैसे देखा जाए तो वैल्यू टर्म्स में वो कहीं ज़्यादा बेशकीमती है, बजाय इसके कि आप पैसे दे दो मुझे, आपने इतने डॉलर दिए हैं और आप मुझे इतने डॉलर दे दो। अब भाई, आप डॉलर के बदले डॉलर दोगे, वो ख़त्म हो जाएंगे कहीं ना कहीं। आप रेयर अर्थ दोगे, उससे हम उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, और 100 रुपये का माल हम 1000 रुपये में बेच पाएंगे, तो उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा होगा अमेरिका को इस तरह से। तो बिल्कुल ही मतलब अब उनका मन है कि बस आप दे दीजिए जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो निकल, लिथियम, राइट, यूरेनियम, ये सब चीज़ें जो हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं, और दुनिया पीछे पड़ी है इनके। जहाँ से भी मिल सकता है। अफ़गानिस्तान में बोला गया है कि अफ़गानिस्तान इज सिटिंग ऑन रिसोर्सेज वर्थ $1 ट्रिलियन। अब उसके पीछे चीन भी पड़ा है, उसके पीछे अमेरिका भी पड़ा है कि भैया
खजाना है, बिल्कुल सोने का खान है। तो जिस तरीके से भी हो सके उस पर अब कब्ज़ा करो। चीन खास करके इतना दबदबा है उसका अफ़गानिस्तान में, वो पूरी कोशिश में और काम पे लगा भी हुआ है, ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है उसने अफ़गानिस्तान में। तो अब देखना होगा। एक और बहुत बड़ी समस्या है यूएस के साथ मेक्सिको। मेक्सिको का हम सब जानते हैं, एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, दूसरा ड्रग कार्टल्स। ड्रग्स का भी बहुत बड़ा बड़ा खेप आता है मेक्सिको से अमेरिका में, और ये बात उठा चुके हैं, मुद्दा ट्रम्प बात कर चुके हैं। अभी जो बात हुई थी मैक्सिकन प्रेसिडेंट के साथ ट्रम्प की, उसमें उन्होंने इस बात की भी चर्चा की थी, और इस वजह से जब उन्होंने धमकाया था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने तुरंत हामी भरी थी कि भाई मैं 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप भेज रही हूँ मैक्सिकन बॉर्डर पे। वो इमिग्रेशन जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी समस्या को भी देखेंगे, और जो हमारे ड्रग कार्टल्स हैं उनको भी रोकने की कोशिश करेंगे। अब ड्रग कार्टल जो होते हैं वो कोई छोटे मोटे ग्रुप्स नहीं होते, दे आर वेरी वेरी हेविली इक्विप्ड। वो वो हर तरह के हथियार हैं उनके पास। उनके पास अकूत धन है, अकूत धन है। अब कार्टल है ड्रग्स, ड्रग्स हम सब भी जानते हैं, बहुत बहुत पैसे वाला ये चीज़ है, बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग ब्लैक मार्केटिंग होती है इसकी, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ड्रग कार्टल्स जो हैं इनके पास अथाह पैसे हैं, तो तरह तरह के हथियार उनके पास भी हैं, लेटेस्ट टेक्नो हथियार हैं उनके पास, और वो किसी भी सेना से भिड़ने के बराबर हैं, वो भिड़ सकते हैं। अब उन्होंने जब से ये सब आई है खबर, उन्होंने भी कमर कस ली है और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। जो बॉर्डर पेट्रोल्स हैं, जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं यूएस के, उसमें बिल्कुल ही जंग छेड़ दी है उन्होंने ड्रग कार्टल्स ने, और कामिकाज़े ड्रोन्स और बॉम्ब्स से हमले वगैरह की तैयारी कर ली है, उन्होंने कर भी दिए हैं। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सतर्क किया है अपने बॉर्डर फोर्सेस को, इनको पेट्रोलिंग फोर्सेस को, कि आप भी पूरी तरह से तैयार रहिए, तैनात रहिए और हर हमले का आप सामना करिए। लेकिन दीज मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स आर वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। उनके पास वो सारे खतरनाक हथियार हैं जिनसे वो बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकन पेट्रोलिंग ट्रूप्स और जो भी सोल्जर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब चलते हैं बांग्लादेश। बिना बांग्लादेश के बात कैसे ख़त्म होगी। बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, मतलब यूँ समझ लीजिए मोहम्मद यूनुस अब शायद संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अपने जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं उनको ये बोला है कि भैया आप माइनॉरिटीज़ की रक्षा करिए। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि आप माइनॉरिटीज़ की रक्षा करिए। नोटिंग दैट बांग्लादेश's global image will be badly damaged if it fails to protect its religious minorities, Chief Advisor Muhammad Yunus on Monday ordered security chiefs to take special measures to prevent attacks on them and safeguard the rights of every citizens। तो भाई साहब अब हर किसी की सुरक्षा करिए, खास करके माइनॉरिटीज़ की, क्योंकि अब उनकी वाट लग रही है। सब तरफ से ये प्रेशर बन रहा है, आ रहा है कि आप माइनॉरिटीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं आप। तो अब वाट लग रही है उन यूनुस की, कहीं और बात बिगड़ ना जाए, इस चीज़ का असर किसी उनके दूसरे चीज़ों पे ना पड़े जिसके लिए वो चाह रहे हैं। तो कहीं इस चीज़ का रेफरेंस देके कहीं दूसरी चीज़ पे बुरा असर ना पड़े, तो अब उनको इस बात की चिंता सता रही है और अब थोड़े जाग गए हैं और अब उनको माइनॉरिटीज़ की चिंता लग रही है। तो ये बहुत बड़ी एक खबर आ गई है। तो अब शायद माइनॉरिटीज़ अब थोड़ा सांस ले सकें कि अब उन पे हमले ना हो, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस्लामिस्ट जिहादिस्ट किसी के नहीं होते, और जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है सत्यानाश करने का, वो अपना काम करते रहेंगे। तो दैट्स अ थिंग टू वॉच। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। एक और बहुत बड़ी शॉकिंग खबर आई है, और ये खबर ये आई कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सारे के सारे रेडियो और टीवी कंटेंट पे बैन लगा दिया है कि आप ये नहीं बताएंगे कि जो वार हुआ था, राइट, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई थी। द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस हैज़ नाउ इशूड अ डिक्री दैट द गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन बांग्लादेश बेतार
should not broadcast any songs or content that condemns Pakistan and its genocide of Bengalis। मतलब 1971 में बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान ने कोई जुल्म सितम नहीं ढाया था, कुछ कोई गलत काम नहीं किया था पाकिस्तानियों ने। कोई सॉन्ग्स, कोई गाने नहीं बजेंगे ऐसे, और कोई ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जिसमें पाकिस्तानियों पे ये ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत गंदा किया था, बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई थी बांग्लादेशियों के साथ, बहुत बुरा किया था। और जो हम जेनोसाइड हुआ था, पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ था, राइट, जिसके बाद भारत एक्शन में आया था और भारत ने मदद किया था। लेकिन अब ये बैन हो गया है कि अब आप ये सब चीज़ें नहीं करते, आपको पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठानी है। हम सब जानते हैं कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अब गलबैयाँ कर रहे हैं, अब गले मिल रहे हैं। अब जैसे हिंदी चीनी भाई भाई करके चीन घुसा था, अब पाकिस्तानी घुस रहे हैं बांग्लादेश में कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई भाई। तो अब भाई भाई जब हो ही गया है तो भाई की बुराई कैसे करें, तो अब भाई की बुराई करने पर पूरी रोक लगा दी गई है, राइट। तो according to the directives of Chief Advisor of the Interim Government of Bangladesh, Yunus, government radio and TV channels will no longer be able to broadcast any content condemning the massacre of 3 million Bengalis। 30 लाख से ज़्यादा Bengalis का मैसेकर हुआ था, just imagine, and the rape of millions of women during the 1971 struggle against Pakistan। Additionally, comments against former Pakistani leaders such as Muhammad Ali Jinnah, Zulfikar Ali Bhutto, Ayub Khan and Tika Khan have also been banned। मतलब नेट ये कारपेट बैन लग गया है कि आप पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोलेंगे। वो बहुत अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं, और बांग्लादेश के लिए आज की डेट में पाकिस्तानी है बड़े भाई की तरह, और हमें उनका पूरा आदर करना है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अब चलिए थोड़ी ट्रेड की बात करते हैं। बेक्सिमको बांग्लादेश का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है, हम सब जानते हैं, टेक्सटाइल का बहुत बहुत बड़ा, आई मीन इट्स द लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्लेयर ऑफ बांग्लादेश। सो बेक्सिमको ने कहा है कि अब वो एक फ्रेश राउंड ऑफ ले ऑफ्स कर रहा है। उसके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उस पर ये असर पड़ेगा और करीब करीब 8,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। गौरतलब ये है कि बेक्सिमको ऑलरेडी 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल चुका है जब से ये भारत बांग्लादेश का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल रसातल में जा रही है, हज़ारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बाहर से ऑर्डर्स अब आने बहुत कम हो गए हैं। तो भाई साहब, जब आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं होंगे फिर आपकी कंपनी क्या करेगी, कैसे मशीनें चलेंगी, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे। तो बहुत भारी किल्लत है ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, जो ऑर्डर्स आ भी रहे हैं अब वो जा रहे हैं भारत या फिर दूसरी जगह। तो बांग्लादेश में अब टेक्सटाइल की वाट लगी पड़ी है और अभी आने वाले समय में और हालात बिगड़ने वाले हैं। तो बेक्सिमको बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर इन बांग्लादेश, उसकी भी बहुत बुरी हालत है। We are not receiving any work orders from the local manufacturers, leaving us with no choice but to declare layoffs, said Usman Kaiser Chaudhary, Director of Finance and Corporate Affairs at Beximco Group। तो भैया ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो हम निठल्ले बैठे हैं, तो इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ का क्या काम। तो भाई साहब आप जाइए। तो 40,000 पहले जा चुके हैं और अब 8,000 और, अब आने वाले समय में और कितने जाएंगे देखना पड़ेगा। एक और खबर आई कि बांग्लादेश के तकरीबन 50 ट्रक इंडिया बॉर्डर पे अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, दे आर स्ट्रैंडेड। और क्यों खड़े हैं? क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स ने सामान लेने से मना कर दिया। ट्रेडर्स सेड दैट अराउंड 50 ट्रक्स loaded with export goods have been stranded at Burimari land port in Lalmonirhat's Patgram उपजिला for 3 days due to Indian traders decision to halt imports। अब हुआ यूं कि इंडियंस ने भी ना, बांग्लादेश ने भी इंडियन सामान लेने से मना कर दिया था। बोल्डर स्टोन्स होते हैं जो बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता था, तो वो अब पहले बंद किया था, बांग्लादेश ने अब लेने से मना कर दिया था। तब उसके गुस्से में, उसके रिटेलिएशन में अब इंडिया ने मना कर दिया, इंडियन ट्रेडर्स ने, कि हम नहीं लेंगे। करेक्ट, वेस्ट बंगाल में ट्रेडर्स ने मना कर दिया, राइट। इंपोर्टर्स एट इन कूच बिहार, वेस्ट बंगाल हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम ब्रिंगिंग इन गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश सिंस संडे। तो अब 50 ट्रक्स खड़े हैं बॉर्डर पे। ये
इस उम्मीद से कि अब वो मान जाएंगे और हमारा सामान चला जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स मानते हैं, नहीं मानते हैं, जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, पता नहीं। चलो देखते हैं, लेट्स वॉट। अब एक इंटरेस्टिंग खबर जो मैं हमेशा सुनाता हूँ सोच के अंत में, ये बहुत ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा करने वाला ये खबर है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इंडिया रैंक्स 4th इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। बहुत ही शानदार खबर है ये। और आई मीन बीइंग सच अ ह्यूज कंट्री, अब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आने वाले समय में। लेकिन एज ऑफ नाउ ये एक और बहुत बड़ी खबर है। सो अकॉर्डिंग टू द जीएफपी इंडेक्स 2025, द टॉप 10 मिलिट्री पावर्स आर टॉप मिलिट्री पावर्स का लिस्ट निकला, उसमें इंडिया चौथे स्थान पर आया है। पहला स्थान ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का है, दूसरा रशिया का, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया, पांचवा साउथ कोरिया, छठा यूनाइटेड किंगडम, सातवां फ्रांस, आठवां जापान, नौवां तुर्की और 10वां इटली। पाकिस्तान हमेशा इंडिया की बराबरी करता है, हमेशा एड़ी उचकाकर ऊंचा बनने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान एज ऑफ नाउ 12वें स्थान पर है, पहले 9वें स्थान पर था और 3 पदवी फिसल गया। तो भैया अब आप बराबरी करने की सोच रहे हो, पहले तो आप ये अपना पुराना पोजीशन ही नहीं मेंटेन कर पाए, आप टॉप 10 में भी नहीं आते हो, 9 से 12 पे पहुंच गए हो, तो बहुत बहुत बधाई, लगे रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये पसंद आया आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।